हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे कि आज की जो आधुनिक दुनिया है इसका निर्माण कैसे हुआ है। हम बिग बैंग से लेकर के आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा तक के जो भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है यहाँ तक आएंगे और हम देखेंगे कि राजतंत्र से लोकतंत्र, लिबरलिज़म और सोशलिज़म, मार्क्सिज़म, कम्युनिज़म, इन सारी विचारधाराओं का विकास कैसे हुआ और साइंस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस नए वर्ल्ड में और पॉलिटिकल साइंस कैसे चेंज हुआ, हम चेंजेस को देखेंगे। हिस्ट्री, जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम बेसिकली उसके अतीत का अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हो रहा है उसका तुरंत अध्ययन कर पाना तो मतलब इतना सटीक विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे, पर जो घटनाएं हो चुकी हैं और जो अतीत बन गया है उसका अध्ययन करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम अतीत में देखेंगे कि किस तरह से संस्थाओं का, राज्य व्यवस्था का और अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे क्रम से होता गया है, कौन कौन से परिवर्तन कब कब आए, मेजर चेंजेस क्या थे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये जो हमारा पूरा अभी तक की दुनिया है इसका पूरा इतिहास क्या है इसको समझेंगे। हम केवल इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, हम समझेंगे। हमारा यहाँ पे मकसद किसी सब्जेक्ट को ख़त्म नहीं करना है, किसी विषय को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है यहाँ पे ये समझने का कि जो आज की दुनिया है उसका निर्माण कैसे हुआ है। और ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि परिवर्तन कैसे होते हैं, किन परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, कब कौन से कारक उत्तरदायी रहे, इन सब का अध्ययन करेंगे इतिहास से शुरू करके। और हम सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करेंगे इसमें। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम सोचने का एक तरीका डेवलप करेंगे, हम सोचने का तरीका सीखेंगे कि हमें सोचना कैसे है। एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानेंगे कि किसी ने कह दिया है, हम उसके एविडेंसेस को भी देखेंगे कि उसको साबित करने के लिए क्या प्रमाण या क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। किसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना है। इन सारी चीज़ों के साथ हम एक वर्ल्ड व्यू बनाएंगे, एक नज़रिया पैदा करेंगे दुनिया को देखने का, और वो नज़रिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे गुरुजी कहते थे कि नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। जो आपका देखने का नज़रिया बदला, जो आप देख रहे हैं वो दिखाई देने वाली वस्तु भी किसी दूसरे प्रकार से दिखाई देगी। जब देखने का एंगल चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट भी अलग तरीके से दिखाई देता है। तो हम सीखेंगे कि सोचना कैसे है इस सीरीज़ के माध्यम से। इस सीरीज़ का मकसद यही है, सोचना कैसे है ये सीखना और इस दुनिया को समझना कि ये जो अभी की दुनिया है उसका निर्माण कैसे हुआ है। अब बात करते हैं कि इतिहास क्या है, या फिर इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों है, या इतिहास क्या है। तो जैसे जब हम नाम लेते हैं 1526, 1757 प्लासी का युद्ध, 1857 विद्रोह और 1947 भारत की आज़ादी, तो ये तो तारीखें हैं, ये एक घटना के होने की तारीख है। तारीख इतिहास नहीं है। ज़्यादातर हम किस अप्रोच से पढ़ते हैं, कालक्रम रटते हैं इतिहास में कि कब कौन सी घटना घटी और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ देखते हैं। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है परिवर्तन। इतिहास दरअसल में परिवर्तन का अध्ययन है। जो मेजर चेंजेस हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उन मेजर चेंजेस की स्टडी करना ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। ये इतिहास पूरा परिवर्तन के बारे में बताता है कि मेजर चेंजेस कब कब और कैसे कैसे हो। अब जब हम बात कर रहे हैं परिवर्तन के बारे में तो इसको फिलॉसफी से जोड़ते हैं। तो देखिए, ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस और 2500 साल पहले उन्होंने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मतलब इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। एक ही चीज़ इस संसार में अस्थाई है, और वो क्या है, वो परिवर्तन। परिवर्तन ही अस्थाई है। मतलब कि कुछ अगर स्थायी कहने लायक है तो ये कि परिवर्तन अस्थाई है, वही केवल परिवर्तन ही हो रहा है। इसको उन्होंने एक उदाहरण से समझाया कि आप एक ही नदी में 2 बार छलांग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ज्यों आप नदी में उतरेंगे, नदी का पानी बह गया, नदी बदल गई, और उसी समय आपके विचार भी बदल जाते हैं, आप भी बदल गए रहते हैं, क्योंकि विचार कंटिन्यूस आते जा रहे हैं। और हम वास्तविकता में क्या हैं, विचार से ही तो बने हैं। हमारा शरीर तो ये तो बाहरी ढांचा हो गया, लेकिन वास्तविकता हमारी पर्सनालिटी किससे बनी हुई है, सोच से।
और जो हम नदी में कूदेंगे पानी बह गया, नदी बदल गई, विचार बदल गए, हम बदल गए। तो एक ही नदी में आप 2 बार छलांग नहीं लगा सकते, उन्होंने ऐसा कहा। पर उसी टाइम पीरियड में मतलब उसी के बाद ग्रीक फिलोसोफर ही हैं पार्मेनिडीज कहते हैं कि हो सकता है कि जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा हो वो इंद्रियों का भ्रम हो, जो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल इंद्रियों का भ्रम हो। इसे एक उदाहरण से वो समझाते हैं कि जैसे आग जल रही है, ठीक है, तो आग जल रही है तो आग के इस पार आप खड़े हैं और उस पार कोई वस्तु रखी हुई है, तो जब आग के उस पार आप देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ हिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। साइंस में तो हम ऐसे समझते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए वस्तु हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो कह रहे हैं कि वास्तविकता में वो सामने रखी हुई वस्तु हिल नहीं रही है, लेकिन चूंकि हम आग के उस पार देख रहे हैं इसलिए वो हिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका कारण क्या है? आग है। तो ये तो भ्रम हुआ ना इंद्रियों का, ये तो हमारी इंद्रियों का भ्रम हुआ। वास्तविकता में वो सामने जो चीज़ रखी हुई है आग के उस पार, मतलब आग के इस पार आप हैं, आग के इस पार कोई वस्तु रखी हुई है, कोई पेड़ है मान लीजिए, तो आप जब देखेंगे उस पार तो आपको हिलता हुआ पेड़ दिखाई देगा, लेकिन वो वास्तविकता में हिल नहीं रहा है, केवल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आग की लपटें उठ रही हैं, उसकी वजह से हवा जो है वो सघन और विरल में बट गई। इस वजह से जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, और रिफ्रैक्ट होकर आने की वजह से वो पेड़ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं कि वो इंद्रियों का भ्रम भी हो सकता है। अब 2 ग्रेट फिलोसफर्स ने 2 बातें कही, एक बोल रहा है कि परिवर्तन ही अस्थायी होता है, दूसरा बोल रहा है कि परिवर्तन इंद्रियों का भ्रम मात्र है। तो अब दोनों की बात कौन से फिलोसफर की बात सही है? तो जब हम पहली बार बात कर रहे थे कि हेराक्लिटस ने कहा कि सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है तो हम सभी घूम रहे हैं, चेंजेस हमेशा होते रह रहे हैं, हमारा मन हमेशा सोच रहा है, तो परिवर्तन हमें सब जगह पे दिख रहा है कि परिवर्तन होता है। सभ्यताएं बनती हैं, फिर उसके बाद बिगड़ती हैं, मिट जाती हैं, फिर नई सभ्यता उत्पन्न होती है, वो बनती है और अपने पीक पे जाती है, फिर उसका विनाश होता है, फिर दूसरी सभ्यताएँ आती हैं। इससे तो हमें यही लग रहा है कि परिवर्तन, लेकिन फिर पार्मेनिडीज एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं कि हो सकता है कि वो केवल इंद्रियों का भ्रम मात्र हो, और वो भी सही लगता है हमें। तो हम किसी भी थॉट को ना केवल इसलिए नहीं मान लेंगे कि किसी ने कहा है, हम देखेंगे कि एविडेंसेस क्या हैं और क्या सही हो सकता है, केवल किसी कहने मात्र से नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो ये फिलॉसफी का एडिशन हो गया कि परिवर्तन से जुड़ा हुआ फिलॉसफी में क्या इसके लिए कहा गया है। और यही जो हम सोच रहे हैं ना कि ये जो बात कही गई वो सही है कि गलत है, डाउट करना, यही एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, वही क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाना और फिर उसके तह में जा कर के समझना, उसके प्रोज और कॉन्सेस को देखना। जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तब हमारी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस परिवर्तन से कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज भारत में लोकतंत्र क्यों है, राजतंत्र क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे कि समाज बदला और राज्य व्यवस्था बदल गई। तो राज्य व्यवस्था क्यों बदली? तो आप कहेंगे कि राज्य व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि समाज बदला। अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि समाज क्यों बदला, तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था बदल गई, लोग बदल गए, लोगों के विचार बदल गए, विज्ञान बदल गया, शिक्षा बदली, तो फिर राज्य व्यवस्था भी बदल गई। तो हम देख रहे हैं ना कि राज्य व्यवस्था अकेले नहीं बदलती है, पॉलिटिकल साइंस अकेले परिवर्तित नहीं होता है, वो इतिहास के साथ उसमें परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो जब जैसे हिस्ट्री के साथ ही मतलब परिवर्तन समय के साथ होता है, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी अचानक नहीं बदलने वाला है। जो राज्य व्यवस्थाएं बदलती हैं, राजतंत्र से लोकतंत्र का आ जाना, ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक लंबे प्रोसेस के बाद हुआ है। राजनीति केवल संविधान पढ़ना नहीं है, राजनीति पढ़ने का मतलब है पावर, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन को समझना कि पावर, आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे पावर डायनेमिक्स बदल जाती है, ये समझना पॉलिटिकल साइंस का कोर होता है। फिर अब एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके गांव में 500 लोग हैं, ठीक है। तो 500 लोगों के लिए पुलिस की ज़रूरत कम पड़ेगी, कानून व्यवस्था की ज़रूरत कम पड़ेगी, मतलब एक छोटा सिस्टम होगा और उस सिस्टम में सब कुछ मतलब हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि कम लोग हैं, तो इसलिए बहुत बड़े कानून की पुस्तकों का नहीं निर्माण होगा, संविधान का नहीं, कुछ हम रूल्स रेगुलेशंस बना लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि पूरा एक स्टेट बना लेंगे, राज्य नहीं बन जाएगा, वो तो रहेगा ही गांव ही। लेकिन क्या हो अगर लोगों की संख्या करोड़ों में हो जाए,
तो करोड़ों में लोगों की संख्या हो जाएगी, तो संघर्ष बढ़ जाएंगे। संघर्ष बढ़ जाएंगे तो संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए उतनी पुलिस की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा पुलिस बल चाहिए। फिर उनकी सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होगी, तो सेना चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए टैक्स लगाना होगा। इस तरह से, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्यों अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, क्योंकि हमें टैक्स देना ना, सुरक्षा के लिए सेना को और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पुलिस को, तो टैक्स तो लगेगा, तभी तो काम आगे मतलब वो सुरक्षित रह पाएगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे राज्य मजबूत होता जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 400 लोग मिलके पूरा राज्य बना लेंगे, वो तो बिल्कुल छोटा पार्ट हो गया। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ी, तो व्यवस्था भी बदल गई। तो परिवर्तन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन पर निर्भर कर रहा था। अब समझते हैं कि ये जो परिवर्तन है इसका साइकोलॉजी, हमारे साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है। आप देखेंगे कि हम परिवर्तन से हमेशा डरते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप हमेशा गांव में रहे हैं और आपको अचानक शहर जाना पड़ रहा है, तो आपको मतलब थोड़ी बेचैनी होने लगेगी, थोड़ा सा डर जैसा महसूस होगा कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे और वहाँ मैं कैसे रहूँगा, इस तरह की चीज़ें। क्यों वो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता हमारे भय का कारण बनती है। लेकिन हम परिवर्तन से क्यों डरते हैं? क्योंकि परिवर्तन अनिश्चित होता है। जब परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे, तो जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये अनसर्टेनिटी है, यही अनिश्चितता है। क्योंकि डेफिनेटली तो हम कह नहीं सकते कि ये जो चेंज हो रहा है ये पॉजिटिव चेंज ही होगा या नेगेटिव होगा। तो ये जो आउटकम है ना, हम परिवर्तन से नहीं डरते हैं, परिवर्तन के बाद आने वाले जो रिजल्ट हैं उस आउटकम से डरते हैं कि क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसा होगा। अब हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। हमें परिवर्तन क्यों नहीं पसंद है? अनिश्चितता की वजह से। हम अनिश्चितताओं से इसीलिए तो डरते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आई, नई तरह की विचार फैले, तो लोग डरे। ठीक है, अब एआई आया है तो लोग एआई से डर रहे हैं कि इसका पता नहीं कैसा परिणाम होगा। तो हम डरते हैं, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हम डरते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग परिवर्तन का विरोध भी करते हैं। तो कुछ लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं? और क्या परिवर्तन क्या हमेशा मतलब सही होते हैं या कभी गलत भी साबित होते हैं परिवर्तन? तो इसी वजह से जब हम ये परिवर्तन सही है कि गलत है और परिवर्तन गलत भी हो सकता है, इन्हीं सब के कारण हमें ज़रूरत पड़ी कंजर्वेटिज़म, लिबरलिज़म, सोशलिज़म एट्सेट्रा विचारधाराओं, ये जो विचारधाराएं, इन विचारधाराओं की ज़रूरत पड़ी। पर ये बहुत दूर की कहानी है, हम बहुत आगे जा कर के ये समझेंगे कि कंजर्वेटिज़म या लिबरलिज़म या सोशलिज़म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज़म ये सब क्यों आया, इसका क्या औचित्य है और इसने क्या कंट्रीब्यूट किया हमारे जो ये नई दुनिया है हमारे सामने, ये वैश्विक दुनिया जो है, ग्लोबल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, वैश्विक समाज जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल सोसाइटी, जहाँ पर सारे गांव एक दूसरे गांव से जुड़े हुए हैं, सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इसको समझेंगे, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। फ़िलहाल इतना ही।